ये एक ऐसे बैंकर की कहानी है जो बहुत छोटी उम्र में तरक्की हासिल कर चुका है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। इनका नाम एंडी ड्यूफ्रेन है। एंडी के ऊपर अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल का इल्जाम है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द शॉशैंक रिडेम्पशन। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एंडी को जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां पर वो कैदी लाए जाते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है, जो अपने जीवन का 30 से 40 साल का समय यही कैद में बिता देते हैं, जिनके लिए बाहर की दुनिया यहाँ आते वक्त और यहाँ से जाते वक्त बदल चुकी है, और इस जेल का नाम है शॉशैंक। इस फिल्म की कहानी 3 लोगों पर आधारित है। सबसे पहले एंडी, जो एक बहुत बड़े बैंकर थे। नंबर 2 रेड, जिनको इस जेल में 20 साल हो चुके हैं, और तीसरे नॉर्टन, जो इस जेल के वार्डन है और इस जेल के कायदे कानून न मानने वाले को इतना मारा जाता है कि वो अधमरा हो जाता है, और कभी कभी इनमें से कुछ लोग मर भी जाते हैं। इस पूरी फिल्म की कहानी को रेड बयां कर रहा होता है। जब कैदियों से भरी एक वैन जेल में दाखिल होती है, तब वहाँ के कुछ कैदी सिगरेट्स के लिए आपस में शर्त लगाते हैं, जिनमें रेड भी होता है, और वो शर्त होती है कि सबसे पहले कौन सा नया कैदी रोएगा। रेड एंडी के ऊपर शर्त लगाता है, लेकिन वो शर्त हार जाता है। जब एंडी को जेल में लाया जाता है तो शुरुआत में वो किसी से बात नहीं करता और अपनी ही धुन में होता है। दरअसल वो इन कैदियों को जज कर रहा होता है कि इनमें से कौन सा कैदी दोस्ती के लायक है, और जब एंडी पहली बार किसी से बात करता है तो वो रेड होता है। एंडी रेड को बोलता है, मेरा नाम एंडी ड्यूफ्रेन है। रेड बोलता है, अपनी बीवी को मारने वाला। फिर एंडी बोलता है, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। रेड हंस के बोलता है कि तुम यहीं के लिए बने हो। रेड बोलता है, यहाँ पर सभी इनोसेंट है। दरअसल एंडी रेड से इसलिए बात करता है क्योंकि रेड वो आदमी है जो कैदियों के लिए जेल में कोई भी सामान ला सकता है, और उसकी जेल में अच्छी सेटिंग होती है। एंडी उससे एक हथौड़ी मांगता है। रेड बोलता है, किस लिए? एंडी बोलता है, तुम्हें इससे क्या, मैं तुमको इसके लिए पैसे दूंगा। रेड बोलता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर तुम मुझसे टूथब्रश मांगते तो मैं ला के दे देता, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। क्या तुम किसी का सर फोड़ना चाहते हो? एंडी बोलता है कि मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं। फिर रेड बोलता है, नहीं है तो बन जाएंगे, क्योंकि उन तीनों की तुम पर नजर है। एंडी बोलता है कि मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं कोई गे नहीं। रेड बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग बस जोर जबरदस्ती करना जानते हैं, बस तुम इनसे बच के रहो। फिर रेड बोलता है कि कहीं तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग तो नहीं बनाना चाहते। एंडी बोलता है कि जब तुम उस हथौड़ी को देखोगे तो समझ जाओगे। दरअसल ये पत्थर तराशने वाली एक छोटी सी हथौड़ी होती है। हथौड़ी के साथ एंडी हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का पोस्टर भी मंगवाता है, जिसे वो दीवार पर चिपका देता है। रेड बोलता है, इन सब को मैं मंगवा दूंगा, पर जो भी इनका दाम होगा उसका मैं 10% कमीशन लूंगा। दरअसल रेड को इस जेल में 20 साल हो चुके हैं और जेल में उसकी अच्छी सेटिंग है, इसलिए बाहर से वो कैदियों के लिए कुछ भी मंगवा सकता है। और जब रेड उस हथौड़ी को देखता है तो वो हंस के सोचता है कि इससे तो जेल में सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। एंडी अब जेल के माहौल में ढलने लगता है, और जब वो जेल की लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी एक आदमी एंडी को ब्लीचिंग पाउडर लाने को भेजता है, और यहाँ पर वो 3 लोग जिनकी एंडी पर बुरी नजर होती है, वो मौका पाकर एंडी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, और ऐसा सिलसिला 2 सालों से चलता है। लेकिन एंडी इसकी शिकायत किसी से भी नहीं करता। एक दिन वार्डन कैदियों को बोलता है कि जेल की छत के रिपेयर का काम होना है, और जिस कैदी को इस काम में इंटरेस्ट हो वो अपना नाम लिखवा सकता है, और लगभग 100 लोगों ने अपना नाम लिखवाया होता है। मगर रेड की अच्छी सेटिंग होने के कारण इस काम के लिए उसके सभी साथियों को चुन लिया जाता है, और एंडी को भी। जब सभी लोग छत की रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जेल का कैप्टन हेडली गार्ड से बोलता है कि उसका एक भाई है जो बहुत अमीर था,
जो मेरे नाम $30,000 कर गया है, पर गवर्नमेंट ये सारा रुपया टैक्स से वसूल कर लेगी। एंडी ये सब सुन रहा होता है और काम छोड़कर कैप्टन हेडली के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो। ये सुन हेडली गुस्से से एंडी को छत से नीचे फेंकने लगता है। तभी एंडी बोलता है कि लाइफ में एक बार गवर्नमेंट अपनी बीवी को $60,000 का गिफ्ट टैक्स फ्री देने की परमिशन देती है, और अगर आपको अपनी वाइफ पर भरोसा हो तो आप $30,000 अपनी वाइफ के नाम कर दो, जिससे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इस काम के लिए आपको अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। वो काम मैं आपका फ्री में कर दूंगा, लेकिन इसके बदले आप मेरे साथियों को 3-3 ठंडी बियर दे देना। और फिर हेडली एंडी को छोड़ देता है। फिर दिखाया जाता है कि हेडली, जो बहुत खड़ूस होता है, वो आज नर्म दिल बन जाता है और रेड और उसके साथियों को ठंडी ठंडी बियर देता है। ये सभी लोग ठंडी बियर पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी एंडी को बियर देता है, पर एंडी बोलता है अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। और अब एंडी और रेड दोस्त बन चुके हैं। रेड एंडी से पूछता है, तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? एंडी बोलता है, मैं बेकसूर हूँ और मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। अब एंडी रेड से पूछता है, तुमने क्या किया था? रेड बोलता है, मैंने खून किया था, मगर मैं भी बेकसूर हूँ। दरअसल ये इस जेल का एक मजाक होता है और यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने बारे में बेकसूर बताता है। एक दिन सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है, पर एंडी वो फिल्म नहीं देखता, क्योंकि ये फिल्म इन लोगों को कई बार दिखाई जाती है। और एंडी उस रूम में चला जाता है जहाँ से फिल्म चलाई जाती है। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने एंडी से बुरा काम किया था। वो लोग फिल्म रोल चेंज करने वाले को वहाँ से भगा देते हैं। एंडी झुक जाता है और बोलता है, तुम लोगों को जो करना है वो करो। जैसे ही उनमें से एक एंडी का रेप करने के लिए जाता है, एंडी वहाँ पड़े फिल्म रोल से उस कैदी को जोर से मार देता है, जिससे सभी लोग एंडी को मारने लगते हैं। फिर उनमें से वही आदमी बोलता है कि मेरे पेनिस को सकिंग करो। एंडी बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा लिंग काट दूंगा। फिर वो आदमी एक सूवा निकालता है और बोलता है, चल अब सकिंग कर, नहीं तो तेरे सर में ये सूवा डाल दूंगा। एंडी बोलता है, अगर मेरे मुंह में कुछ हो और मेरे सर पर चोट आ जाए तो मेरा मुंह जोर से दब जाएगा, जिससे तुम्हारा लिंग कट जाएगा। ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं और एंडी को बुरी तरह से पीट कर चले जाते हैं। एंडी लगभग 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और जो एंडी को मारता है उसको भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वो काल कोठरी से बाहर आता है, उस जेल का कैप्टन हेडली उसे इतना पीटता है कि वो अपंग हो जाता है और सारी उम्र भर व्हील चेयर पर बैठ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडी ने हेडली को गवर्नमेंट से लगने वाले $30,000 के टैक्स से बचाया था। जब जेल के वार्डन को पता चलता है कि एंडी ने जेल के स्टाफ के $30,000 बचाए, तो वो एंडी के सेल में आता है और खुद उसके सेल का मुआयना करता है। दरअसल वो एंडी को मिलना चाहता था। वार्डन बोलता है, तुम्हारे सेल में छोटी मोटी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वार्डन ईश्वर पर बहुत विश्वास करता है। और ये बात एंडी जानता है, क्योंकि जब वो जेल में आया था तब वार्डन ने कहा था, मेरी जेल में कोई ईश्वर का अनादर नहीं करेगा। वार्डन एंडी के हाथ से बाइबल लेता है और पूछता है, कोई फेवरेट लाइन बताओ। एंडी बोलता है, हमेशा चौकन्ने रहो, क्योंकि उसकी नजर हम सब पर है और वो कभी भी आ सकता है। वार्डन बोलता है, मार्क 13:35। मुझे भी ये लाइन पसंद है, लेकिन ये लाइन ज्यादा अच्छी है। मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग जाएगा। एंडी बोलता है, जॉन चैप्टर 8:12। वार्डन इम्प्रेस होता है और बोलता है, तुम्हें नंबर जल्दी याद हो जाते हैं। तभी हेडली बोलता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इन्हें यहाँ पर वो हथौड़ी नहीं मिलती जिसका एंडी को डर होता है। तभी वार्डन की नजर उस बड़े से पोस्टर पर जाती है, जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है
और बोलता है, मैं इसे अप्रूव नहीं करता पर कभी कभार अनदेखा किया जा सकता है, और जाते जाते वो बाइबल एंडी को देता है और बोलता है, मुक्ति इसी में है। दोस्तों, ये सीन ध्यान देने योग्य है क्योंकि ये फिल्म के क्लाइमैक्स से जुड़ा हुआ है। और आप इस सीन को याद रखना। वार्डन एंडी को बुलाता है और पूछता है, क्या तुम्हें कपड़े धोने का काम अच्छा लगता है? एंडी बोलता है, कुछ खास नहीं। वार्डन एंडी को जेल की लाइब्रेरी में भेज देता है और यहाँ पर पहले से ही एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ब्रुक्स होता है, एंडी इनका असिस्टेंट बन जाता है। अब एंडी के पास कई जेलों के बहुत से कर्मचारी आते हैं जो एंडी से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाने आते हैं। हर साल लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, इसलिए एंडी को अब एक असिस्टेंट की जरूरत होती है और रेड को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। एंडी चाहता है कि जेल की लाइब्रेरी में सुधार हो, नई किताबें आए, इसलिए वो वार्डन से बात करता है। वार्डन बोलता है, इसके लिए बजट नहीं है, सरकार सिर्फ 3 चीजों पर खर्च करती है, ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी और गार्ड्स पर। एंडी रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपकी परमिशन से सरकार को लेटर्स लिखता रहूंगा, आखिर कब तक सरकार ना करेगी? वार्डन बोलता है, अगर तुम्हें खुशी होती है तो लिखो, मैं पोस्ट करवा दूंगा, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। एंडी हर हफ्ते सरकार को लेटर्स लिखता है और ऐसा कई महीनों तक चलता है। अब दिखाया जाता है जेल का बूढ़ा लाइब्रेरियन जिसका नाम ब्रुक्स है, वो जेल के एक कैदी की गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। एंडी और रेड सभी भागकर वहां जाते हैं। एंडी मना करता है। ब्रुक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अब रिहा हो चुके हैं और अब वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें इस जेल में लगभग 50 साल हो चुके हैं। सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं और अब यही जेल उनकी दुनिया है। वो कहते हैं, अगर मैं इसका खून कर दूंगा तो मैं इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सभी की बात मान जाते हैं और उस आदमी को छोड़ देते हैं। उन्हें रिहा कर दिया गया है। सरकार की तरफ से उन्हें रहने की जगह और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी दे दी जाती है, लेकिन जेल के बाहर की दुनिया अब उनके लिए बदल चुकी है। उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता और फिर एक दिन वो फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सरकार को कई बार लेटर्स लिखने के कारण वो एंडी की बात मान जाते हैं और लाइब्रेरी के लिए $200 के साथ कुछ किताबें भी देते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम तुम्हारी लेटर्स से परेशान हो गए हैं और अब हमें लेटर्स लिखना बंद करो। एंडी की वजह से इस जेल की लाइब्रेरी न्यू इंग्लैंड के जेलों की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी बन जाती है, जो पहले बहुत गंदी और बदबूदार थी। वहाँ पर अब नई किताबें, टेबल और कैदियों के लिए म्यूजिक भी होता है। वार्डन जेल में एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है इन आउट। इसका मतलब ये है कि कैदियों को जेल से बाहर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनसे काम करवाया जाएगा ताकि वो लोग मेहनत करना सीखे, उनके बनाए हुए सामान को बाहर बेचा जाए। इससे वार्डन कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है और बहुत सारा रुपया कमाता है जो ब्लैक मनी है, और एंडी की मदद से वो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए वो एक फेक पार्टनर बनाता है जिसका नाम रैंडल स्टीवन है। दरअसल ये कोई इंसान नहीं है, वो इसके नाम से सभी तरह के आईडी, प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ताकि अगर फ्यूचर में पकड़े भी गए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करेगी जिसका वजूद इस दुनिया में है ही नहीं। अब दिखाया जाता है कि जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी विलियम्स है, जो एक चोर है और लगभग न्यू इंग्लैंड की सभी जेलों में जा चुका है। ये एक नौजवान और जिंदा दिल इंसान है। टॉमी विलियम्स को पता चलता है कि एंडी जेल में सबकी मदद करता है और इसलिए वो एंडी के पास जाता है और बोलता है, मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, और एंडी इस काम में टॉमी की मदद करता है। टॉमी एंडी से बहुत प्रभावित होता है। टॉमी की एक बीवी और एक बेटी होती है। एक बार टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है कि एंडी जेल में किस जुर्म के लिए आया। रेड बोलता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था और उसे अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल के जुर्म में जेल हुई। ये सुनकर टॉमी शांत हो जाता है और कुछ याद करने लगता है।
और अगले सीन में टॉमी एंडी और रेड को बताता है, आज से 4 साल पहले मैं एक जेल में था और वहाँ पर एक आदमी चोरी के इल्जाम में आया था, जिसमें मुझे बताया कि एक बार मैं किसी बहुत बड़े घर में चोरी करने गया था। जब मैं चोरी कर रहा था तो उस घर का मालिक जाग गया और मुझे मारने लगा, इसलिए मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। और मुझे बाद में पता चला कि जिस औरत और आदमी को मैंने मारा था वो किसी बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी और वो आदमी उसकी बीवी का लवर था और इन दोनों के कत्ल के इल्जाम में उस बैंकर को जेल हो गई। ये सब सुनकर एंडी शॉक्ड हो जाता है और तुरंत भाग के वार्डन के पास जाता है और वार्डन को सारी स्टोरी सुनाता है। और फिर एंडी बोलता है कि ये वही खूनी है जिसने कत्ल किया, लेकिन जेल मुझे हुई। आप उस खूनी का पता लगाइए ताकि मैं जेल से रिहा हो सकूं। वार्डन बोलता है कि ये एक अच्छी कहानी है, लेकिन इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर कोई भरोसा करेगा भी तो उस आदमी को कैसे खोजा जाए। एंडी बोलता है कि उस जेल के रिकॉर्ड में आपको उसका पता मिल जाएगा। दरअसल वार्डन नहीं चाहता कि एंडी रिहा हो, क्योंकि अगर एंडी जेल से रिहा हो गया तो वार्डन की ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे बदला जाएगा। एंडी बोलता है, अगर मैं रिहा हो गया तो मैं किसी को आपकी काली कमाई के बारे में नहीं बताऊंगा। वार्डन को लगता है कि एंडी मुझे धमकी दे रहा है। वो गार्ड्स को बुलाकर एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इस जेल में आज तक किसी भी कैदी को 1 हफ्ते से ज्यादा काल कोठरी में नहीं रखा गया, पर ऐसा पहली बार होता है जब एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाला गया। अब दिखाया जाता है कि रेड और उसके सभी साथी आपस में बातें करते हैं कि एंडी बेकसूर है और उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। उधर काल कोठरी में जो गार्ड एंडी को खाना देने आता है वो टॉमी के पास होने की खबर एंडी को बताता है, जिससे एंडी को खुशी मिलती है। मगर एक दिन वार्डन टॉमी को अपने पास बुलाता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम कोर्ट में बयान दे सकते हो कि एंडी बेकसूर है। और टॉमी बोलता है, हाँ, मैं कोर्ट में बयान दे सकता हूँ। इसके बाद वार्डन के इशारे से गार्ड्स टॉमी को गोली मार देते हैं और टॉमी मर जाता है। वार्डन एंडी को बताता है कि टॉमी जेल से भाग रहा था, इसलिए गार्ड्स ने उसको गोली मार दी। एंडी को पता होता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है और फिर से 1 महीने के लिए एंडी को जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो वो एक जगह बैठा होता है और बहुत उदास भी होता है। तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है। एंडी रेड को बोलता है, क्या तुम इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड बोलता है, हाँ, जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया होगा तब शायद मुझे रिहा कर दिया जाएगा। एंडी बोलता है, जब मैं इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा तो पता है कहाँ जाऊंगा। जीवातनेओ, और ये मैक्सिको में है और लोग कहते हैं यहाँ पर जाकर इंसान खो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊंगा और एक होटल खरीदूंगा और कुछ पुरानी बोट भी, फिर उनकी मरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा मछली मारने के लिए। एंडी बोलता है, लेकिन मुझे वहाँ पर एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत पड़ेगी। रेड बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जेल की 4 दीवारी से बाहर निकल सकता हूँ। अब यही मेरी दुनिया है। मैंने पूरी जिंदगी इस जेल में बिता दी है और बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है और अब मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ से कहीं जाऊँ। रेड एंडी को बोलता है, तुम भी अब हकीकत की दुनिया में आओ, यही जेल हमारी सच्चाई है। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी बोलता है, हाँ, यही जेल हमारी सच्चाई है और अब लगता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर घुट घुट के जीऊँ या फिर मैं यहीं पर मर जाऊँ। फिर एंडी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रेड को बोलता है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। रेड बोलता है, बिल्कुल करूँगा। एंडी बोलता है, बक्सटन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। रेड बोलता है, हाँ, लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारे मैदान है। एंडी बोलता है, वहाँ पर एक खास मैदान है जहाँ पर पत्थर की दीवार है और उसके उत्तर में एक पेड़ है, जैसा कि कविताओं में होता है। तुम वहाँ पर जाओगे, उस दीवार के पास बहुत सारे पत्थर है, जिसमें एक काले रंग का बहुत खास पत्थर है जो दूर से ही बिल्कुल अलग दिखाई देगा
उसके नीचे तुम्हें जो मिलेगा उसे अपने पास रख लेना। रेड बोलता है, क्या है वहाँ पर? एंडी बोलता है, इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और मुझे वादा करो तुम वहाँ पर जाओगे। रेड वादा करता है, फिर एंडी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी खाना खा रहे होते हैं। रेड बोलता है, मुझे एंडी की फिक्र होने लगी है। उनमें से एक बोलता है, दिन में तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन रात को उसका ध्यान कैसे रखेंगे? तभी उनमें से एक बोलता है, आज एंडी ने मुझसे एक रस्सी मांगी और मैंने उसे दे दी। सभी बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल इन सभी को लगता है आज रात एंडी अपने आप को फांसी लगा लेगा। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एंडी वार्डन के अकाउंट्स का काम करके सभी डिपॉजिट्स और कागज एक खास तिजोरी में रखता है। वार्डन बोलता है, मुझे एक पार्टी में जाना है, तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे दो और मेरे जूते आईने की तरह चमका देना। और ये बोलकर वार्डन वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एंडी अपने सेल में आ जाता है। रेड को उस रात नींद नहीं आती, वो आज की रात बहुत परेशान है। उसे लगता है कि एंडी आज रात को फांसी लगा लेगा, इसलिए ये रात उसके लिए बहुत लंबी होती है। अगले दिन सभी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं। एंडी को छोड़कर सभी बाहर आते हैं। रेड एंडी के सेल की तरफ देखता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। तभी एक गार्ड बोलता है, सर, सेल नंबर 245 का कैदी बाहर नहीं आया। तभी उनका सीनियर एंडी डुफ्रेन को पुकारता है और जब वो गार्ड एंडी के सेल में जाता है और वहाँ एंडी को ना देखकर भौचक्का हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं, वार्डन अपने जूते पहनने के लिए डब्बा खोलता है, लेकिन उसमें एंडी के जूते होते हैं। तभी सायरन बजता है, जो जेल से किसी के भागने का संकेत होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और रेड को बुला के पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड बोलता है, मुझे क्या पता। वार्डन बोलता है, क्या वो भूत था जो गायब हो गया और यहाँ छोड़ गया सिर्फ कंकड़ पत्थर और ये दीवार पर एक अधनंगी लड़की की फोटो? ये कंकड़ पत्थर शतरंज की गोटियां होती है जो एंडी अपने खाली समय में बनाता था। तभी वार्डन कुछ गोटियां उठाकर गार्ड को और रेड की तरफ फेंकता है और उस अधनंगी तस्वीर पर, लेकिन वो पत्थर वापस ना आकर उस तस्वीर के पार हो जाती है। और जब वार्डन उस तस्वीर को हटाता है तो वहाँ पर एंडी ने एक बहुत लंबी सुरंग बनाई होती है और इसी सुरंग से वो जेल से भाग जाता है। दीवार पर सुरंग देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी और मजबूत दीवार है जिसमें सुरंग बनाना नामुमकिन था। अब सभी गार्ड्स एंडी की तलाश में सुरंग के बाहर वाली जगह पर जाते हैं जहाँ से एंडी भागा होता है और उनको वहाँ कुछ फटे कपड़े, एक साबुन और पत्थर तराशने वाली छोटी हथौड़ी मिलती है। आपको याद होगा कि आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से ये हथौड़ी मंगवाई थी, जिसे देखकर रेड सोचता है कि इससे तो सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे और ये वही हथौड़ी होती है। इस काम में एंडी को सिर्फ 20 साल लगते हैं। दरअसल जिस रात एंडी जेल से भागा था उस रात एंडी वार्डन का काम खत्म करके उसके काले धन की कमाई के सारे रिकॉर्ड पेपर्स अपने पास रख लेता है और तिजोरी में अपनी बाइबल रख देता है, जिसका वार्डन को पता नहीं चलता। और जो कपड़े और जूते वार्डन ने एंडी को साफ करने के लिए दिए थे, उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है और जूते पहनकर वहां से निकल लेता है। फिर अपने सेल में आ जाता है और जैसे ही रात को लाइट्स बंद होती है, एंडी वहां से भाग जाता है और वार्डन के कपड़े और जूते एक पॉलीथिन बैग में डालकर रस्सी से बांध देता है और रस्सी का सिरा अपने पैर में बांधकर एक गटर के पाइप से, जो लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड जितनी लंबी होती है, उसमें से होकर एक तालाब तक पहुंच जाता है। ये इस फिल्म का बहुत शानदार सीन है, जहां पर एंडी बारिश में अपने दोनों हाथों को फैलाकर आजादी महसूस करता है। फिर दिखाया जाता है एंडी बढ़िया सूट पहनकर कई बैंकों में जाता है, जहां पर वो वार्डन की सारी काली कमाई का पैसा निकाल लेता है। दरअसल ये एंडी का ही प्लान होता है कि बिजनेस किसी ऐसे आदमी के नाम हो जिसका कोई वजूद ना हो, और अगर पुलिस उस आदमी को खोजे भी तो वो मौजूद ही ना हो, और एंडी ही उस आदमी के सारे सिग्नेचर करता था। और आज ये प्लान उसके काम आया
आज एंडी के पास लगभग $3,70,000 थे। साथ ही एंडी बैंक की कर्मचारी को एक लिफाफा पोस्ट करने के लिए देता है जिसमें वार्डन की सारी काली कमाई का रिकॉर्ड था। और सुबह प्रेस में वार्डन के खिलाफ सारे घोटालों की न्यूज छप जाती है और वार्डन उस अखबार को पढ़ता है। फिर जब वो तिजोरी खोलता है तो वो वहाँ पर सिर्फ बाइबल देखता है जो एंडी की होती है। और जब वो बाइबल का पहला पन्ना देखता है उसमें एंडी ने लिखा होता है, डियर वार्डन, यू वर राइट, साल्वेशन ले विद इन, एंडी डुफ्रेन। और ये वही बाइबल है जिसे वार्डन एंडी को देता है और बोलता है, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन बाइबल खोलता है वो एक हथौड़ी रखने की शेप को देखता है। एंडी इसी में अपनी हथौड़ी रखता था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। और उस वक्त भी हथौड़ी उसके अंदर थी जब ये बाइबल वार्डन के हाथ में थी। और ये इस फिल्म का क्लाइमैक्स था। अगर वार्डन उस किताब को उसी वक्त खोल लेता तो एंडी कभी जेल से भाग नहीं सकता था। इससे पहले पुलिस वार्डन को पकड़े, वार्डन अपने आप को गोली मार देता है और जेल के कप्तान हेडली को भी पुलिस पकड़ लेती है। वार्डन के मौत के कुछ दिन बाद रेड को एक लेटर आती है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ एक एड्रेस होता है। अब रेड की बाकी की सजा माफ कर दी गई है। रेड को भी ब्रुक्स की तरह जो लगभग 50 सालों से जेल में थे, उनके रिहा होने पर नौकरी और रहने की जगह दे दी जाती है। और रेड भी अब वहाँ पर नौकरी करता है और उसी रूम में रहता है जहाँ पर ब्रुक्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली होती है। रेड का भी दिल इस जेल के बाहर नहीं लगता। वो भी वापस जेल जाने के लिए सोचता रहता है। तभी उसे वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और वो उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ पर एंडी ने बोला था। रेड को उस जगह वो दीवार दिखता है और वो काला पत्थर भी। जब वो उस काले पत्थर को हटाता है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक एनवेलप होता है। जब वो एनवेलप खोलता है उसमें एक लेटर होती है जिसमें एंडी ने लिखा होता है, डियर रेड, तुम्हें वो जगह याद है जिसके बारे में मैंने बताया था? रेड बोलता है, जीवा तनेओ। और वो वापस अपने रूम में जाता है, अपना सामान पैक करता है, फिर बस में बैठकर मैक्सिको एंडी के पास चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एंडी एक पुरानी नाव को रिपेयर कर रहा होता है और रेड को आता देख बहुत खुश होता है और इसी तरह ये फिल्म खत्म हो जाती है। द शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म बनी थी साल 1994 में और इसकी IMDb रेटिंग है 9.3। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई थी $58.3 मिलियन। मिलते हैं आपसे अगली फिल्म की स्टोरी में। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।